गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? चैप्टर 1 जियोग्राफी का, एनसीईआरटी जियोग्राफी है ना। क्या नाम था उसका? भारत की स्थिति और आकार। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना था भारत की स्थिति के बारे में और उसके आकार के बारे में, साइज और लोकेशन के बारे में जाना था, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हमने भारत का क्षेत्रफल जाना था कितना है, भारत किस अक्षांश से किस अक्षांश के मध्य स्थित है ये जाना था, देशांतर कौन से देशांतर के मध्य है भारत ये जाना था। ये क्या है? भारत की स्थिति है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, उत्तर हिमालय से घिरा हुआ है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये जो भारत की स्थिति है ये चैप्टर 1 में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अभी हम चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप इस पर केंद्रित हैं। ठीक है, फोकस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। जब आप भारत को देखते हैं, धीरे धीरे आप लोग भी भारत का मानचित्र बनाना क्या कर दें? प्रारंभ कर दें। कुछ इस तरह से बनता है भारत का मानचित्र, है ना। तो ये क्या है? भारत है। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, विशाल देश है। पिछले चैप्टर के माध्यम से आपने उसका क्षेत्रफल विस्तार भी जाना था, है ना। तो उस अनुसार भी आपको याद होगा, तो आप समझ सकते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है, बहुत विशाल है। और यहाँ पर जो स्थलाकृति है, उत्तर से लेकर, भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो स्थल है, जो भूमि है, जो भौगोलिक संरचना है, वो क्या है? बहुत ही अलग अलग है। ठीक है, उत्तर में स्थल की या भौगोलिक की भूमि की जो संरचना है वो अलग है, दक्षिण की अलग है, पूर्व की अलग है, पश्चिम की अलग है। तो ये जो संरचना है, भौतिक स्वरूप जिसे कह रहे हैं, फिजिकल फीचर, है ना, ये क्या है? भारत में बहुत ही अलग अलग है। और अलग अलग के क्रम में हम देखते हैं, जैसे हमें भारत के अंदर बहुत सारी जो आकृतियां, भू आकृतियां देखने को मिलती हैं, वो कैसे हैं? जैसे कि पर्वत है, हमें देखने को मिलता है, मैदान देखने को मिलता है ना। मरुस्थल भी भारत में है, पठार भी देखते हैं, द्वीप समूह भी भारत में है। तो ये सब क्या है? आकृतियां हैं, भारत की विभिन्न आकृतियां। भौगोलिक संरचना क्या है? बहुत ही अलग है। तो बहुत अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं, तो इन्हीं को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे उत्तर में हिमालय स्थित है। ठीक है, उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय। ये हम जान चुके हैं, थोड़ा बहुत तो जाना ही है, और आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। भारत के उत्तरी भाग में क्या स्थित है? उत्तरी मैदान। ये क्या है? उत्तरी मैदान है। और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। है ना। तो इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। वहीं विभाजन की बात कर लें यदि, तो जो विभाजन है, भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक संरचना है, या ब्रैकेट में आप लिख लीजिए भौतिक स्वरूप, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 6 भागों में बांटा गया है, या 6 भागों में वर्गीकृत है। कौन से 6 भाग हैं? पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। ये सब क्या है? भौगोलिक संरचना है भारत की। चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है
तटीय मैदान। छठा है द्वीप समूह। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है इन 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है? तो शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? हिमालय पर्वत। पहला है हिमालय पर्वत, ठीक है? पहली भौगोलिक संरचना। जब हम हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे तो इसे 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कैसे? एक तो हम जानेंगे कि हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ठीक है, कैसे विभाजित है। दूसरा हम जानेंगे पश्चिम से पूर्व के क्रम में, ठीक है। जैसे ये हिमालय पर्वत है, हम कुछ इस तरह से बनाते हैं ना, तो पहले उत्तर से दक्षिण की ओर जानेंगे। ये क्या है? दक्षिण, ये उत्तर और ये दक्षिण, इस तरह से जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो हम 2 तरह से हिमालय के विभाजन को, हिमालय की श्रृंखला को देखने वाले हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत। हमेशा की तरह एक छोटा सा मैप बना लीजिए और हिमालय आप दर्शा लीजिए। यह है हिमालय, यह है भारत, ठीक है? यह है हिमालय पर्वत। तो जो हिमालय पर्वत है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ये कौन सी सीमा है? उत्तरी सीमा है, ठीक है? लिख लीजिए तो हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है। स्थित है भी ठीक है, फैला हुआ है। हिमालय पर्वत अभी युवा है। कैसा है? युवा है, नया है, अर्थात नवीन भी है। युवा है, नवीन है और वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। वलित पर्वत मैंने बताया था आपको, फोल्ड पड़ते हैं, मोड़ जिसमें पड़ जाते हैं ना। एक पेपर लीजिए आप, उसको दोनों तरफ से दबाइए, हाथों से दोनों तरफ से बल लगाइए, तो आप क्या देखेंगे कि जो पेपर है वो मुड़ जाता है। तो एक पर्वत का आकार या एक मोड़ आप देखेंगे उस पेपर में आ जाते हैं। तो जो मोड़ आ गए हैं ना, वही आपको क्या कहलाते हैं? वलित पर्वत जैसे बन जाएगा, ठीक है? वैसे ही संरचना को क्या बोलेंगे? वलित पर्वत बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन, ठीक है? तो हिमालय पर्वत जो है वो वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के बाद क्या रहे हैं, तो कहां से कहां तक इसका विस्तार है हिमालय का? हिमालय का यदि विस्तार देखें या क्षेत्र देखें तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है ना? कुछ ऐसा होगा जैसे ये भारत है और ये यहाँ पर हो गई सिंधु नदी और इधर ब्रह्मपुत्र नदी, और इसके बीच में क्या है? हिमालय पर्वत। ये है हिमालय पर्वत, ठीक है? तो इस तरह से आप याद रखने के लिए छोटे छोटे मैप बनाते रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। हिमालय पर्वत में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट, है ना? वो भी पाई जाती है। हिमालय पर्वत यदि किलोमीटर में देखें तो लगभग
2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है पूरी, ये क्या है? ये पूरी श्रृंखला है। ये क्या है? सिंधु से लेकर ये पूरी श्रृंखला है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। तो ये कितना है? लगभग 2400 किलोमीटर है। ये एक आपको नहीं लग रहा हिमालय पर्वत एक आर्क बनाता है? देखने में आर्क जैसा लग रहा है ना, अर्धवृत्त, कुछ ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो एक आर्क का निर्माण करता है हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा। ठीक है, ऊपर से कहाँ? समझ गए आप लोग, छत के ऊपर से नहीं, एरियल व्यू आप कह सकते हैं, है ना। एक आर्क का निर्माण करता है। आर्क को हिंदी में लिख लीजिए अर्धवृत्त या फिर चाप। चाप आर्क का निर्माण करता है। जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है वो इसका निर्माण करती है। यदि इसकी चौड़ाई की बात करें, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव है, तो सिंधु की तरफ क्या पड़ेगा? कश्मीर, और ब्रह्मपुत्र जहां तक इसका फैलाव है उस तरफ अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो चौड़ाई जो इसकी है वो कश्मीर की तरफ कितनी है? 400 किलोमीटर। और पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला जब पूर्व की ओर या ब्रह्मपुत्र की ओर बढ़ती है, ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ, है ना, उसके समानांतर, तो उस तरफ पहुंचने पर इसकी जो चौड़ाई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की ओर जब पहुंचेगी, ब्रह्मपुत्र की ओर पहुंचेगी, तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? लगभग 150 किलोमीटर। कितनी? लगभग 150 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं चौड़ाई में अंतर है। कश्मीर जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, कश्मीर की तरफ ज्यादा चौड़ी है, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम में ज्यादा चौड़ी है, पश्चिम की ओर, और पूर्व की ओर बढ़ने पर क्या होती है? सक्रिय होती जाती है, चौड़ाई कम होती जाती है। स्पष्ट है? और वहीं बात करें हिमालय पर्वत की जो पूर्वी भाग की ऊंचाई है, वहां पर बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। पूर्वी भाग की जो ऊंचाई है हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो पूर्वी भाग है उसकी जो ऊंचाई है उसमें विविधता बहुत देखने को मिलती है, या आप कह सकते हो विविधता बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है इसमें बहुत सी घाटियां भी हैं। क्या है? बहुत सी घाटियां भी हैं। बहुत से ग्लेशियर्स भी हैं, हिमानी भी हैं, ये भी आपको मिलेगा। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में आपने अब तक जो कुछ जाना है, क्या क्या जान लिया? सबसे पहले तो भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है, जुआ है हिमालय पर्वत श्रृंखला, वलित है, नवीन है, नया है, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ पर स्थित है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। विस्तार आपने जान लिया, लंबाई में, चौड़ाई में, और पूर्वी भाग की जो ऊंचाई है हिमालय पर्वत की वो भी क्या है? वहां पे विविधता बहुत देखने को मिलती है। यहाँ पर कई घाटियां हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला में, और कई हिमानी हैं। ठीक है, वो आगे आपको आगे मिलेंगे धीरे धीरे करके। तो ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इस हिमालय पर्वत श्रृंखला को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है,
जो सबसे पहला और सबसे उत्तरी भाग है। कौन सा? सबसे उत्तरी भाग। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला भाग क्या है? क्या होगा? सबसे उत्तरी भाग। सबसे उत्तरी भाग। क्या नाम दिया गया उसे? क्या नाम है उसका? महान हिमालय, या फिर आंतरिक हिमालय, या हिमाद्री। इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो ये क्या है? ये नाम है। ठीक है, याद रखना। सबसे उत्तरी भाग कौन सा होगा? जैसे कि आप ये देखिए, ये है भारत, है ना, और ये है हिमालय। हम बार बार हिमालय उत्तर में है तो उत्तर की ओर बनाते हैं, उत्तर में। और ये है, हम हिमालय को आकार जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आए हमें। तो ये है पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये क्या है? ये पूरी है हिमालय पर्वत श्रृंखला, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब हम क्या कह रहे हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला 3 भागों में बटी हुई है। तो जो सबसे उत्तरी भाग है वो महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय कहलाता है। तो सबसे उत्तरी भाग क्या होगा? सबसे उत्तरी भाग ये होगा, है ना, ये उत्तर में पड़ेगा। अगर हिमालय को भी मानचित्र के आधार पर देखेंगे तो सबसे उत्तरी भाग क्या होगा? ये होगा। फिर और सबसे दक्षिणी भाग नीचे, हिमालय का जो निचला भाग होगा ये क्या होगा? दक्षिणी भाग होगा। और बीच का भाग क्या है? मध्य हिमालय। क्या है? मध्य हिमालय। तो जो ये है, ये क्या है? महान हिमालय। सबसे नीचे शिवालिक हिमालय है दक्षिण में, और बीच का क्या होगा? मध्य हिमालय। क्या होगा? मध्य हिमालय। यही है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है ना। तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। पहला है महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, और हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूरी तरह से दक्षिण में या सबसे निचली बाहरी श्रृंखला क्या कहलाएगी? शिवालिक हिमालय। हम एक एक करके इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं सबसे उत्तरी भाग महान हिमालय पर, जिसका नाम कई नाम है, जैसे महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, या फिर हिमाद्री। जब हम इसके बारे में जानते हैं तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? कि सबसे अधिक जो महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय है, सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? सतत श्रृंखला है। लगातार, सतत क्या होता है? लगातार श्रृंखलाएं जहां पाई जाती हैं एक जैसी, वही क्या होता है? सतत श्रृंखला है। तो महान हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में ऐसी श्रृंखलाएं हैं, दैट इज सतत श्रृंखला। और जो ये सतत श्रृंखलाएं हैं, किसकी? ग्रेटर हिमालय की। इनकी ऊंचाई क्या है? इनकी ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले, औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक, सबसे अधिक ऊंचे शिखर हैं। मैंने आपको बताया ना, एक समान और लगातार जब शिखर मिलते हैं एक जैसे, उसे क्या कहते हैं? सतत श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, 6000 मीटर की एवरेज हाइट वाले सबसे ज्यादा शिखर यहीं पर हैं। कहाँ पर? ग्रेटर हिमालय में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है महान हिमालय के बारे में? वलय की जो प्रकृति है महान हिमालय के, महान हिमालय की जो प्रकृति है वो कैसी है? असममित है। कैसी है? असममित है। अब ये असममित क्या होता है?
असममित का तात्पर्य है कि महान हिमालय के दोनों ओर के ढाल, जैसे कि ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत जो है सबसे पहले, ठीक है, स्पष्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के 3 भाग वर्गीकृत किए गए हैं, जिसमें उत्तरी भाग, जिसे क्या कह रहे हैं, महान हिमालय कह रहे हैं। तो ये है क्या, बेसिकली पर्वत है। तो पर्वत आप देखते हैं कुछ इस आकार का देखने को हमें मिलता है ना। तो पर्वत के दोनों ओर के ढाल, एक ढाल ये होगा, एक ढाल ये होगा। तो दोनों ओर के जो ढाल हैं वो क्या है, समान ना हो तो उसे क्या कहेंगे, पर्वत की जो प्रकृति है वो कैसी है, असममित है। कैसी है, असममित है। ठीक है। यहाँ पर जो महान हिमालय है उसके जो ढाल है वो कैसे हैं, असममित है। अर्थात आप कह सकते हो जो दक्षिणी ढाल है, अर्थात किसकी तरफ, दक्षिणी ढाल किसकी तरफ होगा। चलिए आपको थोड़ा सा मैप बनाकर बताती हूँ मैं। ये है भारत, ठीक है, ये हिमालय है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। मैं इसे बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये पूरा का पूरा क्या है, हिमालय है। ये है आंतरिक हिमालय, महान हिमालय है, ठीक है। ये हिमालय कुछ इस तरह से कर देती हूँ मैं, ये कुछ इस तरह से, ये क्या है, महान हिमालय है, ठीक। इसकी जो ढाल है, दक्षिणी ढाल किस तरफ होगी, इस तरफ। ये क्या है, दक्षिण है, और ये क्या है, उत्तर है। दक्षिण की ओर अर्थात भारत की ओर, ठीक। जो दक्षिणी ढाल है वो खड़ी है, कैसी है, खड़ी है, अर्थात स्लोप कैसा होगा, ऐसा होगा एकदम, है ना। ये सही नहीं है, थोड़ा और क्लियर कर ले, ऐसे एकदम सीधा, है ना, कुछ ऐसा स्लोप होगा, ऐसी ढाल ढाल होगी, ठीक है। तो दक्षिण की तरफ अर्थात भारत की ओर जो ढाल है वो कैसी है, खड़ी है। और उत्तर की तरफ अर्थात तिब्बत की तरफ, हिमालय के उत्तर में क्या है, तिब्बत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर में क्या है, तिब्बत है। तो तिब्बत की तरफ क्या है, ढाल कम है, दैट इज असममित है। तो जो प्रकृति है हिमालय के, महान हिमालय के वलय की, वो क्या है, असममित है। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महान हिमालय का जो क्रोड है, क्या है, क्रोड किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है। क्या तात्पर्य हुआ इसका, जो महान हिमालय है उसकी जो भीतरी संरचना है, पृथ्वी की संरचना आपने पढ़ी है ना, उसमें भीतरी संरचना है क्रोड, कोर, वो किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से। जो महान हिमालय की भीतरी संरचना है, भीतरी संरचना का निर्माण किससे हुआ है, ग्रेनाइट से, या ग्रेनाइट से बना है। ग्रेनाइट कैसे बनता है, मैग्मा के ठंडे होने से, है ना। तो जो इसका मूल है, महान महान हिमालय का जो मूल आधार है वो क्या है, बहुत ही कठोर है, बहुत ही, मूल आधार बहुत ही कठोर है, ठीक है, समझते चलिएगा। और यहाँ पर कहा, महान हिमालय में बहुत सी हिमानी, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लेशियर, ग्लेशियर्स मिलते हैं, जैसे गंगोत्री, है ना, और
महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय हमेशा बर्फ से क्या रहता है, ढका रहता है। हमेशा ग्रेटर हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है। हमेशा बर्फ से ढका रहता है। महान हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में कई दर्रे भी हैं, जैसे कई दर्रे हैं जैसे बुर्जिल्ला, जैसे बुर्जिल्ला या फिर जोजिला। ये क्या है, दर्रों के नाम हैं। कहाँ पर हैं ये दर्रे? दोनों ही दर्रे कश्मीर में हैं और ग्रेटर हिमालय में। ठीक है, ग्रेटर हिमालय में है। इसी के साथ ग्रेटर हिमालय में, महान हिमालय में मुख्य शिखर, आपने जाना ना बहुत सारी पर्वत शिखर यहाँ पर मिलते हैं, तो बहुत सारे मुख्य शिखर यहीं पर देखने को मिलेंगे। हिमालय के मुख्य शिखर इसी ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ नाम तो हम जान ही लेते हैं कम से कम, जैसे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ है? ग्रेटर हिमालय में। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। कुछ लोगों को लगता है भारत में स्थित है, नहीं। इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंचा शिखर है भारत का। कहाँ स्थित है? भारत में ये शिखर। लेकिन ये शिखर हिमालय के पर्वत श्रृंखला के दृष्टिकोण से देखेंगे तो महान हिमालय में स्थित है। क्या ऊंचाई है इसकी? 8,598 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट मकालू। मकालू शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में। धौलागिरी, आप इन्हें एटलस में देखिएगा और बताइएगा कि इनकी ऊंचाई क्या है या फिर ये कहाँ स्थित है। मैं कुछ नाम और बता देती हूँ, जैसे कि नंगा पर्वत कहाँ स्थित है, आप बताइएगा। ये तो आपको पता चल गया है कि ये ग्रेटर हिमालय में है, महान हिमालय में स्थित है ये शिखर। लेकिन महान हिमालय में भी भारत में है या नेपाल में है, ये आप मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा। अन्नपूर्णा, और नंदा देवी, ये सभी इसी शिखर में, इसी हिमालय में ये शिखर स्थित है। अब हम इसके आगे बढ़े यदि तो देखेंगे कि महान हिमालय के बाद क्या था? मध्य हिमालय, है ना। तो महान हिमालय के दक्षिण में कौन सी श्रृंखला है? महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला कौन सी है? निम्न हिमाचल। क्या नाम है उसका? निम्न हिमाचल कह रहे हैं, है ना। निम्न हिमाचल या फिर मध्य हिमालय, उसका नाम है मध्य हिमालय।
हिमाचल भी नाम है। तो ये कई सारे नाम हैं। निम्न हिमालय को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लेसर हिमालय। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ये इसलिए मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रही हूँ। पहला क्या है? ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, और उसके बाद क्या होगा? शिवालिक। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लेसर हिमालय की या लघु हिमालय की, मध्य हिमालय की। ये हिमालय है। हिमालय की उत्तरी सीमा क्या है? हिमालय के उत्तर में क्या स्थित है? महान हिमालय। तो ये आपने महान हिमालय के बारे में पढ़ लिया। पर्वत श्रृंखला जो है उसके 3 भागों में विभाजन है और आप महान हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? महान हिमालय के दक्षिण में ये क्या होगा? दक्षिण होगा। दक्षिण में क्या है? मध्य हिमालय। ये क्या है? मध्य हिमालय। अब आप पढ़ रहे हैं मध्य हिमालय को। ठीक है, तो जिसे इन नामों से जाना जाता है। यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है किसकी? मध्य हिमालय की या निम्न हिमालय? निम्न हिमालय क्या है? इसकी ऊंचाई लगभग, साफ साफ लिखना है ना, लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है इसकी ऊंचाई। मध्य हिमालय की ऊंचाई इसके बीच है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? मध्य हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 50 किलोमीटर की चौड़ाई है। इसका जो निर्माण हुआ है मध्य हिमालय का, इसका मध्य हिमालय का जो निर्माण है वो अत्यधिक संपीड़ित परिवर्तित शैलों से हुआ है। घबराइए नहीं, मैं बताऊंगी आपको क्या है ये। शैलों से हुआ है। जब कह रहे हैं कि अत्यधिक संपीड़ित, संपीड़ित मतलब मोड़। संपीड़ित का अर्थ क्या होता है? मुड़ना या मोड़ पड़ना, है ना। तो सबसे ज्यादा ये जो मध्य हिमालय है, ये सबसे ज्यादा मोड़ इसी में पड़े हैं। सबसे ज्यादा दबाव यहाँ का जो हिमालय बनने की प्रक्रिया है उसमें सबसे ज्यादा दबाव कहाँ पर है? अत्यधिक संपीड़ित है मध्य हिमालय, तो यहीं पर पड़ा है, जिससे संपीड़न या फोल्ड यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलेंगे, है ना। इस तरह से सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो चट्टाने हैं। ठीक है, मध्य हिमालय में के अंतर्गत आपको पीर पंजाल श्रृंखला देखने को मिलेगी। पीर पंजाल श्रृंखला देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके अतिरिक्त धौलाधार श्रृंखला देखने को मिलेगी। धौलाधार कहाँ है? श्रृंखला देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इसके अतिरिक्त महाभारत श्रृंखला है, ये भी कहाँ देखने को मिलेगी आपको? मध्य हिमालय में। कहाँ? मध्य हिमालय में। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर महान हिमालय, इससे पहले जो हिमाद्री है ना, महान हिमालय, महान हिमालय और निम्न हिमालय के बीच में घाटी पाई जाती है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटी पाई जाती है। कौन सी? यदि उदाहरण पता चल जाए एक दो तो आसान हो जाएगा।
जैसे कि कश्मीर घाटी, है ना, और कांगड़ा और कुल्लू घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी। कश्मीर घाटी तो आप जानते हैं, साफ पता चल रहा है कहाँ पर है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो घाटियां कई सारी हैं। तो मध्य हिमालय एक तरह से आप कह सकते हैं पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये जो घाटियां हैं इसके कारण पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है ना। अब मध्य हिमालय के दक्षिण में, जो कि हिमालय की बाहरी श्रृंखला होगी, आगे बढ़े। मध्य हिमालय के मध्य हिमालय के या हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, मध्य हिमालय के दक्षिण में या हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, बाहरी श्रृंखला क्या नाम है उसका? शिवालिक। क्या नाम है? शिवालिक। ठीक है, मैप के थ्रू थोड़ा समझ लें। ये है भारत, बहुत दिनों से हम बना रहे हैं तो हमें याद हो गया होगा, है ना। ये है हिमालय। हम हिमालय के जो पर्वत श्रृंखला है उसे बड़ा दिखा रहे हैं मैप में ताकि समझ सकें। ये क्या था? महान हिमालय। क्या है? महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में, किस तरफ? दक्षिण में क्या है? मध्य हिमालय। ये क्या है? मध्य हिमालय। और ये मध्य हिमालय के भी दक्षिण में क्या स्थित है? शिवालिक हिमालय। और हिमालय का आप देख सकते हैं, हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला है। ये क्या है? सबसे बाहरी श्रृंखला है। ये क्या है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से आपको क्रम याद रहेगा। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय की ऊंचाई क्या है? 900 से लगभग 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई है शिवालिक पर्वतों की। ठीक है, जो शिवालिक पर्वत है उनकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर की है। चौड़ाई क्या है शिवालिक पर्वत जो है? 10 से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ये चौड़ाई है। यदि जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है इसे देखें तो पाएंगे कि इसका जो शिवालिक पर्वत है, जो निर्माण है वो कैसे हुआ है? असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है। कैसे बना है? अवसादों से बना हुआ है, डिपॉजिट से बना हुआ है। ठीक है, श्रृंखला में बहुत सी घाटियां हैं। क्या है? शिवालिक श्रृंखला में बहुत सी घाटियां हैं, और ये जो घाटियां हैं इनमें बजरी, घाटियों में क्या है? बजरी है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ क्या है? मिट्टी, एलुवियल सॉइल। जल और ओढ़ मतलब ढकी हुई, जल से ढकी हुई मिट्टी, मृदा की मोटी परत से ढकी हैं घाटियां। तो क्या जाना आपने? जो हिमालय की शिवालिक श्रेणी है
हिमालय की जो शिवालिक सबसे बाहरी श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, वो असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है और शिवालिक श्रेणियों की जो घाटियां हैं वो बजरी समझते हैं, बजरी से और जलोढ़ एलुवियल सॉइल की जो मोटी परत है उससे ढकी हुई हैं घाटियां। साथ ही निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच घाटी पाई जाती है। निम्न हिमालय और शिवालिक शिवालिक के बीच स्थित है क्या? लंबवत घाटी देखने को मिलती है, जिससे जो घाटियां लंबवत दिखाई पड़ती हैं या हैं निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य में, उन्हें क्या कहते हैं? दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे देहरादून, है ना, पाटली दून, कोटली दून, ये क्या है? लंबवत घाटियां हैं। तो अगली बार जब कभी आप देहरादून घूमने जाएं तो आपको याद आना चाहिए कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है ये घाटी। आप घाटी बेसिकली घूमने गए हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये आपने जाना है हिमालय पर्वत के का जो विभाजन है हिमालय पर्वत श्रृंखला का उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, उसे हमने जाना है एक एक करके। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो 3 भागों में विभाजित है उत्तर से दक्षिण के क्रम में, जो हमने जाना महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला नदियों के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजित की गई है, तो उसे भी देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नदियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर कैसे? जैसे कि ये क्या है, हम कुछ ऐसे हिमालय बना रहे हैं, सॉरी, इस तरह से बना रहे हैं ना हिमालय। ये क्या है? हिमालय है, हिमालय की लाइन है, हम इसे हिमालय मानते हैं। क्या? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसे हमें पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर विभाजन इसका देखेंगे। तो सिंधु नदी से आपने पहले ही जाना, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से है? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के ये भाग हम मानेंगे सतलज। ये क्या है? सतलज। सतलज नदी, सिंधु से सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। इसे पश्चिम से पूर्व तक कश्मीर हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। बात करें सतलज से काली नदी तक, कौन सी नदी? काली नदी के बीच जो स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना, ये विभाजन ये क्या कहलाएगा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। इसके बाद काली नदी से तीस्ता नदी तक
का क्षेत्र नेपाल हिमालय कहलाता है। काली नदी से तीस्ता नदी का क्षेत्र क्या कहलाएगा? नेपाल हिमालय। ठीक है। और तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक, कौन सा? दिहांग नदी। ये कौन सी नदी होगी? दिहांग नदी। ये क्षेत्र क्या होगा? असम हिमालय। क्या कहलाएगा? असम हिमालय। तो आपने देखा कि नदियों के आधार पर हिमालय क्षेत्र को कैसे वर्गीकृत किया गया है। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहला रहा है? पंजाब हिमालय कहला रहा है। सतलज नदी से काली नदी के बीच का भाग क्या कहलाता है? कुमाऊं हिमालय कहलाता है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय कहलाता है। और तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है, वो असम हिमालय कहलाता है। ठीक है। दिहांग नदी हिमालय की बात कर रहे हैं, तो दिहांग नदी तक हिमालय पर्वत श्रृंखला पहुंच गई। उसके आगे आगे क्या होगा? यहाँ से आप इसे कंटिन्यू करें इस तरह से। दिहांग नदी के बाद जो हिमालय है वो दक्षिण की ओर एक हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए मुड़ जाता है। बनाते हुए दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़, शार्प मोड़ बनाते हुए भारत की जो पूर्वी सीमा है, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। फैल जाता है। और पूर्वी सीमा के साथ हिमालय जब फैलता है तो उसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां भी कहा जाता है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां भी कहते हैं। और इन पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत कौन कौन आएगा, देख लेते हैं। ये जो पूर्वी पहाड़ियां हैं, ये उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती हैं। ये पहाड़ियां मजबूत बलुआ पत्थर से बनी हैं। किससे बनी है? मजबूत बलुआ पत्थर से बनी है। बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान है? अवसादी। आप पढ़ चुके हैं चट्टान, तो आपको याद तो होगा ही, है ना? अवसादी चट्टानों से बनी है। और ये जो क्षेत्र है, ये घने जंगलों से ढका रहता है। जंगलों से ढका रहता है। ठीक है। तो अब हिमालय दिखेगा कैसे? अभी तक तो हम हिमालय बस इस तरह से बना रहे थे। कैसे? और ये हमने हिमालय बना दिया। हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये, है ना? लेकिन अब हम कह रहे हैं कि दिहांग नदी के बाद हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, वो दक्षिण की ओर एक मोड़ बनाते हुए भारत की जो पूर्वी सीमा है उसके साथ फैल जाता है ना? तो यदि अब मुझे इसे बनाना हो, हिमालय को दिखाना हो, तो कैसे दिखाऊंगी? कुछ इस तरह से। ये भारत और ये है इस तरह से। ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये दिहांग नदी से दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए, ये भाग क्या है? पूर्वी भारत की जो पूर्वी सीमा है उसके साथ फैल जाता है हिमालय, है ना? पूर्वी सीमा में के साथ फैल जाता है। यही है उत्तर पूर्वी राज्यों से। और ये जो
ये जो भाग है ये उत्तर पूर्वी राज्यों का भाग है। ठीक, तो इस तरह से फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाएंगे मैप में। स्पष्ट है? और ये जो उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियां होंगी, है ना? तो इन पहाड़ियों को कुछ नाम जान लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। तो ये पूरी तरह से अब पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आकर पूरी हुई। पूर्वी ये जो उत्तर पूर्वी राज्यों में विस्तृत हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या है, विस्तार है, क्योंकि ये दक्षिण की ओर दिहांग नदी से दक्षिण की ओर इसका फैलाव होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र की पहाड़ियों की चर्चा करें तो एक दो नाम जान लीजिए। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पर, जैसे पटकाई बुम, नागा पहाड़ी, किस राज्य में है आप बताइएगा, है ना? मिजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियां। तो ये पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये सभी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही क्या है, विस्तार है दक्षिण की ओर, भारत के अंदर। कहाँ? उत्तर पूर्वी राज्यों में। स्पष्ट है? आपने जाना था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है, सबसे पूर्वी सीमा है, नोट करके लिख सकते हैं आप। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे पूर्वी सीमा है, और ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है, माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो इसे भी याद रखेंगे हम। इस तरह से हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला को का जो विभाजन है उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर भी देख लिया है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के जो भौगोलिक स्वरूप है उसे हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, अगले भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए। क्या नाम है? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान कहाँ पर है देखते हैं। ये क्या है? हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसे हमें पूरा ना बोलना पड़े इसलिए हम हिमालय हिमालय बोलते रहते हैं। पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में क्या है? उत्तरी मैदान है, और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में क्या है? उत्तरी मैदान है। तो इसी उत्तरी मैदान के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। उत्तरी मैदान की संरचना, भौगोलिक स्वरूप को जानने वाले हैं। जो उत्तरी मैदान है इसका विस्तार क्या है? इसका विस्तार देखेंगे तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्र में क्या है? फैला हुआ है या फैलाव है। उत्तरी मैदान का, उत्तरी मैदान की लंबाई की बात करें तो
क्या लंबाई होगी उत्तरी मैदान की? लगभग 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो उत्तरी मैदान की चौड़ाई लगभग 240 से 320 किलोमीटर होगी, है ना। इसके बीच की स्थिति कुछ होगी, कहीं कम कहीं ज्यादा। उत्तरी मैदान को, जो भारत की क्या है, भौगोलिक संरचना है उत्तरी मैदान, इसे, इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है? चलिए निर्माण देखें तो सिंधु सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। साथ ही इनकी सहायक नदियां, किसकी? सिंधु नदी की, गंगा नदी की और ब्रह्मपुत्र नदी की। इनकी जो सहायक नदियां हैं, इनके अलावा इनकी सहायक नदियों के साथ ही इनकी सहायक नदियों के अवसादों से मिलकर बना है, डिपॉजिट्स, है ना। अवसादों से मिलकर बना है उत्तरी मैदान। ठीक है, ये जो अवसाद है, अवसाद है, कोई ना कोई मृदा होगी, उत्तरी मैदान में मृदा होगी। यही अवसाद क्या बनेंगे? जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। तो यदि आपको ये ना याद हो कि किस नदी से मिलकर बने हैं, तो आप कह सकते हैं जलोढ़ मृदा से निर्मित है, या जलोढ़ मृदा के डिपॉजिट से बना हुआ है ना। से बना हुआ है। मृदा कैसी है? जलोढ़ है। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या है? उपजाऊ है। तो उत्तरी मैदान उपजाऊ मैदान है। क्या है? उपजाऊ मैदान है। जब मैदान उपजाऊ है, अगर भूमि उपजाऊ होती है, तो वहां पर क्या होगा? सघन जनसंख्या निवास करेगी। सघन जनसंख्या या अधिक जनसंख्या निवास करेगी। अधिक जनसंख्या निवास करेगी, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा। भूमि उपजाऊ है, इसलिए सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे सिर्फ उपजाऊ नहीं होना चाहिए, है ना। भूमि उपजाऊ है, इसके साथ ही पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, अनुकूल जलवायु हो। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? कृषि के लिए एक उपयुक्त स्थिति बनाते हैं, जिससे पैदावार अच्छी होती है। भूमि उपजाऊ हो गई तो ही ये सब कुछ संभव है। इसलिए तभी जो है वहां पर उस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र? उत्तरी मैदान, जहां पर सघन जनसंख्या निवास करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके बारे में जान लिया है। यदि हम इसे मैप पर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो हो गया हिमालय, है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये लाइन ही हिमालय पर्वत श्रृंखला को बताती है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अभी तक आपने उत्तरी मैदान के बारे में जाना। अब जानिए कि उत्तरी मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से भाग हैं वो? पश्चिम से पूर्व की ओर वर्गीकृत किया गया है ना। देखते हैं। एक, सबसे पहले तो ये उत्तरी मैदान है। ये भाग क्या होगा? उत्तरी। एक मार्किंग कर देते हैं, ये भाग कहलाएगा उत्तरी मैदान। ठीक, रेड लाइन है। तो जो पश्चिमी भाग है, ये लाइन यहाँ से होगी,
ये एक रफ लाइन है। सबसे पहले तो इसे ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये बहुत ही, है ना। ये इसका जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, उसे कहते हैं पंजाब का मैदान। ठीक है। ये जो पंजाब का मैदान है, उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, उसे क्या कहेंगे? पंजाब का मैदान। ये जो पंजाब का मैदान है, ये किससे बना हुआ है? सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ठीक है, इनका निर्माण किया गया है। इसका जो अधिकांश भाग है पंजाब के मैदान का, वो अधिकांश भाग कहाँ है? पाकिस्तान में है। अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। और इस पंजाब के मैदान से सिंधु और सहायक नदियां जो हैं, हिमालय से निकलती हैं, है ना। इसके अलावा इस पंजाब के मैदान में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। किसकी? दोआब की। संख्या बहुत अधिक है। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आब अर्थात पानी, है ना। तो आप क्या कहेंगे? दो नदियों, नदियों में क्या है? जल है, पानी है। तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। जैसे पंजाब, पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज मतलब पांच, आब का अर्थ क्या होगा? पानी। तो पांच नदियों या पांच नदियों का पानी, दैट इज पंजाब। पंजाब को पांच नदियों का पानी मिलता है। तो यहाँ पर क्या है? बहुत अधिक है। कहाँ पर? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान कहते हैं। तो उसमें पांच नदियों का पानी मिलता है। ठीक है। दूसरा भाग है उत्तरी मैदान का, जो मध्य भाग है वो है गंगा का मैदान। उत्तरी मैदान का ये जो मध्य भाग है, ये क्या है? गंगा का मैदान। ये उत्तरी मैदान का मध्य भाग है। ये गंगा का मैदान जो है, ये सरस्वती नदी से लेकर कहाँ? तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गंगा का मैदान। बीच का क्षेत्र क्या है? गंगा का मैदान कहलाता है। और इस गंगा के मैदान में कौन कौन से राज्य आएंगे? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल में भी गंगा का मैदान है। तो ये गंगा के मैदान का क्षेत्र हो गया। इसके अतिरिक्त उत्तरी मैदान का जो पूर्वी भाग है, ये भाग है ना, ये क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस क्षेत्र में कौन सा भाग आएगा? असम। असम का जो क्षेत्र है वो क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो ये वो बेसिकली क्या है? उत्तरी मैदान है। तो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है ना, गंगा नदी का जो क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, वो सब किस में आ जाएगा? उत्तरी मैदान के अंतर्गत आ जाएगा। इतना आसान याद रहेगा, एकदम सिंपल। दिमाग में कुछ भी ना हो तो आपको याद होना चाहिए सिंधु नदी का जो क्षेत्र है ना, और गंगा नदी का क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र क्या है? उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान का विस्तार है या फैलाव वहां तक होगा। उत्तरी मैदान
देखने में लगता है कि पूरी तरह से समतल है। मैदान कह रहे हैं ना, तो हम मैदान के बारे में जानते हैं कि मैदान कैसा होता है, समतल होता है। बाकी भारत की जितनी भी स्थलाकृतियां हैं उनकी तुलना में समतल है, लेकिन पूरी तरह से समतल नहीं है। उत्तरी मैदान हम क्या कहते हैं, समतल है ना, समतल है, पर पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं। यहाँ पर क्या है, विविधता है। उत्तरी मैदान में भी विविधता देखने को मिलती है, विविधता है। कैसी विविधता है? आकृति के आधार पर, संरचना के आधार पर विविधता देखने को मिलेगी। कैसे? आकृतिक विविधता के आधार पर, आकृति के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से 4 भाग हैं? सबसे पहले भाबर, फिर तराई, फिर भांगर और खादर। इन 4 भागों में बांटा गया है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाबर। भाबर जो क्षेत्र है, आपने देखा उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। तो हिमालय से आपने जाना था, हिमालय में क्या है, नदियां निकलती हैं, हिमालय से नदियां निकलती हैं। तो नदियां जब पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो शिवालिक की ढाल पर, शिवालिक क्या है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। तो नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय, कैसे, नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसकी ढाल पर कितना, 8 से लगभग 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी है। शिवालिक की ढाल से लेकर आगे 8 किलोमीटर, अगर बात करेंगे किलोमीटर में देखेंगे तो जो चौड़ी पट्टी वो कितनी चौड़ी है, 8 किलोमीटर से लेकर लगभग 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। इस बीच, इस दूरी में, इस चौड़ाई में गुट्टिका इकट्ठी हो जाती है। 8, यहाँ पे किलोमीटर लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर, जो शिवालिक की ढाल पर है ना, क्या हो जाते हैं, गुटिका इकट्ठी हो जाती है। अब ये गुटिका क्या होता है, पेबल्स जानते हैं? गुटिका बेसिकली छोटे छोटे पत्थर, बहुत छोटे नहीं बहुत बड़े भी नहीं, है ना, गुटके जिसे आप कहते हैं। तो गुटिका इकट्ठे हो जाते हैं, इंग्लिश में पेबल्स। डिपॉजिट करती है, नदियां क्या करती हैं, इन गुटिकाओं को डिपॉजिट करती हैं। अब इसे कनेक्ट करिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला से नदियां जब निकलती हैं पर्वतों से नीचे उतरते समय, क्या होता है, शिवालिक की ढाल पर, जो कि इतनी चौड़ी पट्टी है, वहां पर नदियां बहते समय पत्थरों को काटते हुए, चट्टानों को काटते हुए आती हैं। तो छोटे बड़े पत्थर अपने साथ बहा कर लाती हैं। तो वो कहाँ इकट्ठा कर रही हैं, शिवालिक की ढाल पर ये डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, तो जहां डिपॉजिट कर रही हैं वो जो क्षेत्र है वो कैसा है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। वही क्या कहलाएगा, भाबर क्षेत्र कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहते हैं। इस भाबर क्षेत्र में सभी नदियां क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ये जो क्षेत्र है भाबर में, यहाँ पर जितनी भी नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से आ रही हैं मैदान की ओर, वो इस क्षेत्र में आते हुए क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। सभी नदियां इसमें विलुप्त हो जाती हैं। और इसके दक्षिण में पानी तो है, नदी तो बह रही है ना लगातार, तो इसके दक्षिण में क्या होगा,
पुनः निकलती हैं, दक्षिण में पुनः निकलती हैं। अर्थात भाबर क्षेत्र के बाद नदी फिर से दिखाई पड़ने लगती है। दक्षिण में जब पुनः निकलती हैं तो जहां पर निकलती हैं वहां पर क्या होगा, वहां की भूमि कैसी होगी, दलदली होगी, नम क्षेत्र होगा, वहां का क्षेत्र कैसा, नम होगा। तो दलदली और नम क्षेत्र का निर्माण होता है। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाएगा, दलदली और नम क्षेत्र का जहां निर्माण होता है इसे क्या कहेंगे, तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तराई। तो विविधता के स्तर पर आप देख रहे हैं तराई आपको देखने को मिल गया। ये जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर वन्य प्राणी बहुत पाए जाते हैं। वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है ये, घने जंगलों का क्षेत्र है। तराई अर्थात तरी, है ना। मिट्टी में नमी पर्याप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, तरी होती है ना, उसे इसीलिए उसको तराई कहते हैं। ठीक है। और इसी तराई क्षेत्र में एक पार्क भी है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। याद होगा आपको कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ स्थित है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके दक्षिण में अगर बढ़ेंगे, तराई के दक्षिण में, तो मिलेगा आपको भांगर। कौन सी आकृति मिलेगी, भांगर। ये क्या है, सबसे विशालतम भाग है, सबसे विशालतम भाग है। ठीक है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, अर्थात ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है ना। इस मिट्टी में क्या होते हैं, इसकी जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, इसमें चूनेदार डिपॉजिट होते हैं, चूनेदार डिपॉजिट्स होते हैं, अवसाद होते हैं, कंकड़ पत्थर ये सब बहुत होता है। तो ये मृदा जो होती है भांगर वाली, ये उपजाऊ नहीं होती है। और इसके आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा खादर। क्या विभाजन है अगला, खादर। खादर क्या है, खादर से पता चल रहा है खाद, है ना। खाद क्या होता है, उपजाऊ। खाद डालेंगे तो क्या होगा, उपजाऊ होगा। बस वैसी ही बात है, जब बाढ़ आती है और बाढ़ के आने के बाद जब बाढ़ वापस चली जाती है तो जो रह जाते हैं अवसाद, वो क्या होते हैं, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। तो बाढ़ वाले मैदान नए बनाती रहती है, हर साल बाढ़ आती है और नए जो तत्व होते हैं वो आते रहते हैं, जिससे वो क्षेत्र उपजाऊ बना रहता है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, खादर। तो बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा, कैसे, युवा जो अवसाद होते हैं वो खादर होंगे। युवा जो डिपॉजिट्स हैं वो खादर कहलाते हैं। और जो खादर का क्षेत्र है वो लगभग प्रत्येक वर्ष उसका पुनर्निर्माण होता है, लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। और ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि बाढ़ वाला मैदान है और बाढ़ जब चली जाती है, बाढ़ वाला मैदान कहे क्यों रहे हैं, क्योंकि वहां पर बाढ़ आती है, ठीक है, उस क्षेत्र में। और बाढ़ जब जाती है तो बहुत सारे जो तत्व हैं, अच्छे उपजाऊ तत्व होते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, वो सब छोड़कर चली जाती है। पानी तो चला गया, बाकी सब सारे डिपॉजिट्स रह जाते हैं जो कि उपजाऊ होते हैं, कृषि के लिए अच्छे होते हैं, है ना। और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर गहन खेती फिर होती है, गहन खेती के लिए उपयुक्त। गहन खेती है तो कृषि है ना। आदर्श है ये क्षेत्र, कौन सा, खादर। तो यदि आप देखेंगे उत्तरी मैदान को कुछ इस तरह से, है ना। हम हिमालय पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक लाइन के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसके नीचे क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में है उत्तरी मैदान, ठीक।
उत्तरी मैदान में, वैसे तो उत्तरी मैदान समतल है, लेकिन पूरी तरह से समतल भी नहीं है, थोड़ी बहुत विविधता यहाँ भी देखने को मिलती है ना? तो जो विविधता देखने को मिल रही है उसमें उत्तर से हिमालय पर्वत श्रृंखला से जो नदियां निकल रही हैं यहाँ से, वो जब शिवालिक श्रेणियों से की ढाल से उतरती हैं, तो जो अपने साथ पत्थर तोड़कर नदियां लाई होती हैं, बहाकर लाई होती हैं, वो क्या करती है, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, भाबर। और इस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसके आगे इसे मैं मिटा देती हूँ। इसके आगे क्या है, इसके आगे नदियां फिर से निकलती हैं, नदियां फिर से निकलती हैं। जब निकलती हैं तो यहाँ की जो भूमि है वो कैसी हो जाती है, नम हो जाती है और दलदली हो जाती है, मार्शी हो जाती है ना? तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई। क्या कहते हैं, तराई। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर जंगल देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए ये अनुकूल स्थिति है। और इससे आगे बढ़ेंगे, अर्थात दक्षिण की ओर बढ़ेंगे उत्तरी मैदान में, तो जो क्षेत्र आएगा वो क्या होगा, ये क्षेत्र है भांगर। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बहुत बड़ा बड़ा बना रही हूँ, इसे आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। ये उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, कंकड़ पत्थर से भरा हुआ है ना, उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर इस क्षेत्र में हैं। और इसके बाद है खादर, खादर का क्षेत्र है ना, और ये क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। स्पष्ट है? तो इस तरह से विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।